अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। लिसनर्स, आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी वही सीढ़ियाँ वही शहर सुनते हैं। ये केस मुतालिका थाने को देने की बजाय सीधा हमें दे दिया गया, इस हुक्म के साथ कि मुतालिका थाना केस रजिस्टर करेगा और हमारी मदद करेगा। ये हुक्म मामूल के कुछ खिलाफ था, लेकिन अंग्रेज़ दफ्तरी कार्रवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ा करते थे। वो कत्ल की वारदात हो जाए तो अंग्रेज़ अफसर हमारी जान खा जाते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि पुलिस मकतूल और कातिल के लवाहिकीन के इंतज़ार में बैठ जाए और जिधर से चाय पानी ज़्यादा मिले तफ्तीश उधर को झुका दी जाए। हमें तो असल मुजरिम ज़मीन की तहों से निकाल कर कानून के सामने खड़े करने पड़ते थे, और अगर इस्तगासा कमज़ोर हो तो पुलिस की खैर नहीं। केस की जो तफसील हमें मुहैया की गई थी वो ये थी कि अबरार नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल थी मर गया। मौत का बायस पेट का अर्जा था। सिर्फ 3 दिन बीमार रहा और मर गया। एक हिंदू डॉक्टर ने इलाज किया था। इसने मुतवफ़ी के बाप से कहा कि लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। इसे जहर का शक था। अबरार के बाप को भी शक हुआ। इससे पहले अबरार को कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई थी। अचानक पेट को क्या हो गया था? बाप अच्छी हैसियत का आदमी था। अबरार की सोशल हैसियत असर वाली थी। बाप ने कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। कमिश्नर अंग्रेज़ था। उसने पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। पोस्टमार्टम हुआ तो मैदे में जहर का असर नुमाया था, और इतना नुमाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर का नाम भी लिख दिया गया। तफ्तीश के लिए ये केस हमारे पास आया, और ये जब मेरे सुपुर्द कर दिया गया तो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी। मकतूल के इलाके के थाने के एसएचओ को बुला भेजा। एक हेड कांस्टेबल को अपने साथ रख लिया। मैंने इन लोगों की फहरिस्त तैयार की जिनसे मुझे तफ्तीश करनी थी। एसएचओ आया तो इसे केस रजिस्टर करने को कहा और 2 दिन तफ्तीश का खाका तैयार करते और कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करते हुए गुजर गया। दूसरे दिन दफ्तर गया और इस केस को सामने रख लिया। कोई 1 घंटे बाद अंग्रेज़ डीएसपी ने मुझे बुलाया और पूछा कि मेरे पास कितना काम है। इत्तेफाक से दूसरे इंस्पेक्टरों की निस्बत मेरे पास काम कम था। साहब ने एक और केस भी मेरे हवाले कर दिया। इस केस की ये तफसील दी गई कि एक मुसलमान रिटायर्ड कर्नल, जिसे आप कर्नल आबदार समझ लें, अपनी कोठी की अंदरूनी सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। इसके लवाहिकीन ने कमिश्नर को दरख्वास्त दी कि वो 11 सीढ़ियाँ हैं जो चंद गज बुलंद हैं, वहाँ से गिरकर कोई मर नहीं सकता। कर्नल को कत्ल किया गया है। कर्नल को मौत के रोज़ ही दफन कर दिया गया था। चौथे रोज़ एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाश कब्र से निकाली गई और इसका पोस्टमार्टम कराया गया। दाईं कनपट्टी पर नीले रंग का उभार था जो आँख के करीब से कान से 2 इंच ऊपर तक लंबा था। लंबाई 4.5 इंच के करीब थी। ये शदीद ज़र्ब का निशान था। डॉक्टर की राय के मुताबिक ऐसी ज़र्ब गिरने से कम ही लगा करती है। बहरहाल कत्ल के शक का जवाब मौजूद था, इसलिए तफ्तीश के लिए ये केस भी मुझे इस हुक्म के साथ दिया गया कि इलाके के थाने में रजिस्टर होगा और थाना मदद करेगा। ये थाना शहर के एक सिरे पर था और मकतूल अबरार का थाना दूसरे सिरे पर। दोनों के दरमियान मशरक़ी पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर था जो तकरीबन आज के लाहौर जितना बड़ा था। मैंने दोनों केस देखे तो मुझे यकीन हो गया कि दोनों वारदातें कत्ल की ही हैं। दोनों के मकतूलीन के लवाहिकीन ने दरखास्तों में इनकी बीवियों पर शक का इजहार किया था। मुझे अपने एक साथी इंस्पेक्टर सज्जन सिंह की एक बात ने बहुत दुख दिया। सज्जन सिंह मेरा बेतकल्लुफ़ दोस्त था। हम हंसी मजाक में गाली गलौज भी कर लिया करते थे। उसने ये दोनों केस देखे तो कहा, मुसलमानों को दौलत और औरत मिल जाए तो वो अपने खुदा पर भी कातिलाना हमला करने से नहीं डरते। तुम्हारे ये दोनों केस दौलत और औरत का चक्कर है। उसने ठीक कहा था। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी। समंदर पार और बर्मा में तो दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी, लेकिन हिंदुस्तान में फौजी ठेकेदारों और ओहदों से लोगों ने बेपनाह दौलत जमा कर ली थी। जंग ने दूसरा जुल्म ये किया कि फ़ौज में जो जमादार और सूबेदार अंग्रेज़ी लिख पढ़ लेते थे, इन्हें लेफ्टिनेंट और कप्तान बना दिया और कई कर्नल के ओहदे तक पहुँचे और रिटायर्ड हुए। ये लोग देहाती थे और इनकी बीवियाँ भी देहाती, और जो शहरों के रहने वाले थे इनकी बीवियाँ भी पुरानी किस्म की सीधी सादी औरतें थीं। मगर मेजरी और कर्नेली ने इनके दिमाग ख़राब कर दिए। उन्होंने पुरानी
बीवियों को तलाकें दे दी और अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों से शादियां कर लीं। इन लड़कियों के वालिदैन ने उम्र का फ़र्क तो नहीं देखा, वो ओहदों और रुपए पैसे पर मर मिटे और लड़कियों को बूढ़े कर्नेलों के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ वो लोग थे जो जंग से पहले कहीं क्लर्क, मुंशी या दुकानदार थे। जंग के दौरान ठेकेदारियां आम हुई तो जो मौका शनास और चलता पुर्जा थे वो ठेकेदार और सप्लायर बन गए और रातों रात अमीर हो गए। उन्होंने अमीरों की सोसाइटी में उठना बैठना शुरू कर दिया। हम हिंदू और मुसलमानों में ये फ़र्क देखा करते थे कि हिंदू के पास जायज़ नाजायज़ दौलत आती थी तो वो साफ सुथरे कपड़े पहनना छोड़ देता था ताकि किसी को शक ना हो कि उसके पेट में खजाना है। वो इस खजाने को कारोबार फैलाने में सिर्फ करता और मज़ीद दौलत कमाता था। इसके बरक्स मुसलमान के हाथ रुपया पैसा आता था तो वो इसकी नुमाइश करता था, नई नवेली दुल्हन लाता था, कोठी बनाता और शराब पीता था। मुसलमानों की इस आदत की वजह से बदकारी आम हो गई थी। बूढ़े खामिंदों की जवान बीवियां मनमानी करती और गुल खिलाती थीं। कभी कभार किसी की बीवी किसी के साथ भाग जाती थी। सिविल कोर्टों में घरेलू तनाज़ों की भरमार थी। इन दो केसों का पस मंज़र भी मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आता था। एक मकतूल रिटायर्ड कर्नल था जिसकी बीवी जवान थी। दूसरा मकतूल 30 साल की उम्र का दौलतमंद ठेकेदार था। यहाँ भी शक उसकी बीवी पर किया गया था। मैंने पहले इस केस की तफ्तीश शुरू की। मैंने प्रोग्राम ये बनाया था कि कुछ रोज़ दोनों केसों की तहकीकात बैक वक्त शुरू करूँगा। मैंने मकतूल अबरार के वालिद और उस डॉक्टर को बुलाया जिसने अबरार का इलाज किया था। डॉक्टर ने बताया कि मकतूल अबरार उसका दोस्त था। सेहत निहायत अच्छी थी। कभी कभार खांसी जुकाम हो जाता था, पेट का अर्जा तो कभी नहीं हुआ था। एक रोज़ उसने पेट में दर्द की शिकायत की, दवाई दी मगर दर्द बढ़ गया। रात को दवाई बदली, इंजेक्शन दिया। अगले रोज़ दर्द ज़रा कम हुआ मगर मरीज़ का चेहरा उतरा हुआ था। पेट में अल्सर का शक हुआ मगर तीसरे दिन किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने से पहले ही मरीज़ मर गया। दर्द मैदा के मकाम पर था। डॉक्टर ने कहा अगर नाफ के कुर्बोज जवार में होता तो कहा जा सकता था कि अपेंडिसाइट था और अचानक उभर कर फट गया है। मैंने तदफीन से ज़रा पहले लाश का चेहरा देखा तो इस पर मुझे नुमायां नीलाहट नजर आई। मैंने मैयत को आखिरी गुस्ल देने वालों से पूछा कि मुंह से झाग तो नहीं निकली थी। उन्होंने बताया कि झाग निकली थी। पेट के दर्द से मौत, लाश का नीला रंग और झाग जहर का नाकाबिले तरदीद सबूत है। मैंने मरने वाले के बाप से कहा कि मैयत कब्रिस्तान में जाने से पहले अस्पताल जाएगी पोस्टमार्टम के लिए। बाप अपने बेटे की चीर फाड़ से घबराया तो मैंने इसे कहा कि ये मेरा केस है, अगर आप इसे दफन कर देंगे तो भी मैं पुलिस को रिपोर्ट तो ज़रूर करूँगा। बाप ने ज़रा सा सोचा और उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, इसे बीवी ने जहर दिया होगा। मैं फ़ौरन रमेश चंद्र मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से मिला। वो मेरा दोस्त है। उसकी हिदायत और मदद से अबरार के बाप से दरख्वास्त लिखवाई और कमिश्नर तक पहुँचे जिसने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया और रमेश को ही निगरान मुकर्रर कर दिया। मैं भी साथ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है। मेरा शक गलत नहीं था। मैंने अबरार के वालिद से पूछा कि उसने अबरार की बीवी पर किस बिना पर शक किया है। उसने जवाब दिया, इनमें नाचाकी थी। अबरार ने कई बार शिकायत की थी कि उसकी बीवी उससे खुश नहीं रहती। मरने से कुछ रोज़ पहले अबरार ने मुझसे पूछा था कि वो दूसरी शादी कर ले तो इन्हें कोई एतराज़ तो ना होगा। मैंने उसे गोलमोल सा जवाब दिया, लेकिन मैं समझ गया कि इनकी नाचाकी इतनी बढ़ गई है कि मेरे बेटे ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। हो सकता है इसने अपनी बीवी को बताया हो कि वो दूसरी शादी कर रहा है और बीवी ने इसे जहर दे दिया हो। यह भी हो सकता है कि बीवी की आशनाई किसी और से हो और उसने अपने आशना से मिलकर खामिद को जहर दिया हो। बहरहाल ये महज शकूक थे जो मेरी कोई मदद न कर सके। मज़ीद मालूमात ये मिली कि मकतूल अपने वालिदैन से अलग अपनी कोठी में रहता था। उसका बाप उसके कारोबारी हालात से वाकिफ़ था। किसी के साथ उसकी कारोबारी दुश्मनी नहीं थी। मिलनसार और हंसमुख था। शराब की इसे आदत नहीं थी। इसके 2 बच्चे थे। ये शादी इसने अपनी पसंद से की थी। बीवी के वालिदैन करीब के एक कस्बे में रहते थे। अबरार का एक दफ्तर भी था जिसके 2 कमरे थे, एक स्टाफ के लिए और दूसरा कमरा उसका अपना था। मैंने ये कमरा बंद करके ताले को सरबा मोहर कर दिया। स्टाफ में 4 आदमी थे। इनसे मकतूल की तारीफ और इसकी मौत पर अफसोस के सिवा मुझे कोई ऐसी बात मालूम न हो सकी जो मेरे काम आती।
मैं मकतूल के घर गया, इसकी बीवी को अलग कमरे में ले गया। मैंने इसे सर से पांव तक देखा। हम पुलिस वाले तजुर्बे की बिना पर चेहरे के तासुरात और बात करने के अंदाज से पहचान लिया करते हैं कि इस इंसान में जुर्म करने की सलाहियत या हिम्मत है भी नहीं, या है जिसका इस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। कत्ल एक ऐसा जुर्म है जिसे आदि कातिल भी नहीं छुपा सकता। ये अलग बात है कि हम अदालत में इसे कातिल साबित कर सकते हैं या नहीं। 25-26 साल की उम्र की इस लड़की में मुझे ऐसी कोई बात नजर न आई जो जुर्म की निशानदही करती। इसमें घबराहट जरूर थी। इसे पता चल चुका था कि उसके ससुर ने उस पर शक का इजहार किया है। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, मेरे यहाँ आने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि महज शक की बिना पर मैं आपको गिरफ्तार कर लूँ। मेरा फ़र्ज़ यह है कि पहले शक रफ़े करूं और आपको बेगुनाह साबित करूं। मैं आपके खिलाफ नहीं, आपके हक में भी काम करूंगा। आप मेरे सवालों का जवाब देती जाएं। मैंने तकरीबन 2 घंटे उसे सवालों के जाल में फांसने की कोशिश की। उसका हर एक जवाब वाज़ेह था और इसमें खुद एतमादी थी। इसे जो कुछ मालूम हुआ वो मुख्तसरन ये था, ये शादी अबरार की पसंद से हुई थी। उसके वालिदैन को पसंद नहीं थी, वो कहीं और करना चाहते थे। बाद में इस लड़की ने इन्हें हुस्न सलूक से खुश करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग इससे नाराज़ ही रहते थे। अबरार में कोई बुरी आदत नहीं थी। पहले शराब नहीं पीता था, 2 साल से पीने लगा था। पीने की आदत नहीं थी, घर में कभी शराब नहीं लाया था, ना कभी घर में पी थी। किसी पार्टी में जाता तो थोड़ी सी पी लेता था। मरने से 4-5 महीने पहले उसके रवैये में तब्दीली आ गई थी। बीवी के साथ पहली वाली बेतकल्लुफ़ी ना रही। कभी कभी रात को देर से आता, बीवी पूछती तो बेरुखी से टाल देता। बीवी को शक हुआ कि इसकी तवज्जो किसी और की तरफ हो गई है। घर में लड़ाई झगड़ों के मुतालिक उसने बताया कि लड़ाई या झगड़ा तो कभी भी नहीं हुआ था। चंद मरतबा बीवी ने तुष्ट कलामी और गुस्से में गिले और शिकायतें की थीं। ये तो बीवी को बिल्कुल ही मालूम नहीं था कि वो रात देर से आता है तो रहता कहाँ है। अबरार ने जब आपको बताया था कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या था? मैंने पूछा। दूसरी शादी? उसने हैरान होकर कहा। अबरार ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। नहीं, मैंने कभी सोचा था कि वो दूसरी शादी करना चाहता था। आपने ये कैसे कह दिया है कि वो दूसरी शादी करना चाहता था? हमें सब कुछ पता होता है। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। अबरार को जहर दिया गया था, ये साबित हो गया है। ज़रूरी नहीं कि जहर आपने दिया हो। आप जहन पर जोर देकर सोचें कि अबरार के दोस्तों में और मिलने जुलने वालों में ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसे जहर दिया हो। इसके दांत पिसने लगे और इसकी मुट्ठियां इस तरह बंद हो गईं जैसे वो मुझे घूंसा मारकर दांत तोड़ देगी। मैं इसकी बदलती हुई हालत देखता रहा। उसने कहा कि क्या ये वाकई साबित हो गया है कि अबरार जहर से मरा है? मैं तो ये समझी थी कि इसका बाप मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करना चाहता है ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और वो इस कोठी पर कब्जा कर ले। ये ज़रा लोगों से पूछें कि जब अबरार की लाश पोस्टमार्टम के बाद चीरी फाड़ी हुई मेरे पास आई थी तो मेरा क्या हशर हुआ था और मैंने क्या वाहिद तबाही बकी थी। अबरार को सर दर्द होता था तो मैं सारी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी। वो मर गया तो बाप ने उसका पेट चाक करवा दिया। इसका बाप बदतीनत और कीना परवर इंसान है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीन है कि अबरार को जहर दिया गया था? पोस्टमार्टम में यही लिखा है, मैंने जवाब दिया। इसने दांत पीसकर कहा, मुझे पता चल जाए कि अबरार को जहर किसने दिया था तो इसे फांसी न चढ़ने दूं। इन नाखूनों से ही उसकी गर्दन चीरकर उसका खून पी जाऊं। उसकी ज़हनी हालत बिगड़ गई। वो उठकर कमरे में टहलने लगी। उसने हिज़ियानी बातें शुरू कर दी और उसने ये भी कहा, मेरे भाई इस आदमी का कीमा करके सड़क पर फेंक दें। हाय अबरार, अबरार, तो कभी तू मुझे बताता तो कि कौन वेरी तेरे पीछे लगा हुआ है। मुजरिम एक्टिंग किया करते हैं मगर वो जुर्म पेशा होते हैं। एक बाइज्जत घराने की जवान औरत कामयाब एक्टिंग नहीं कर सकती। मैंने इस औरत को जहन से उतारा नहीं, अलबत्ता इस पर शक बेबुनियाद था। अब मेरे सामने 2 सवाल थे। एक ये कि अबरार ने खुदकुशी की है, दूसरा ये कि खुदकुशी नहीं की तो इसके किसी दुश्मन ने उसे जहर दिया है। खुदकुशी बई-दस कियास थी। उसकी बीवी के कहने के मुताबिक इसे कोई माली परेशानी नहीं थी और न ही घर में कोई ऐसा संगीन मसला था
کہ وہ خودکشی کر لیتا۔ زہر دینے کی ایک وجہ انشورنس بھی ہو سکتی تھی۔ ہمارے ملک میں جب سے انشورنس رائج ہوئی ہے، کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کے خاوند کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کیس میں بھی انشورنس کا دخل ہو سکتا تھا، لیکن میں نے دانستہ ابرار کی بیوی سے خاوند کی انشورنس کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ میں اسے چوکنا نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ میں انشورنس کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں۔ میں نے مقتول کے دفتر کا کمرہ سربا مہر کر دیا تھا۔ اس کے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھا، مرحوم اپنے ذاتی اور ضروری کاغذات کہاں رکھتے تھے؟ بیوی نے کہا، آئیے میں آپ کو ان کی ذاتی میز اور بریف کیس دکھا دیتی ہوں۔ آپ چاہیں تو سارے گھر کی تلاشی لے لیں۔ خدا کے لیے مجھے جلدی بتائیں کہ ابرار کو زہر کس نے دیا ہے۔ میں نے اس کی میز کی درازیں دیکھیں، بریف کیس دیکھا، اس کا اٹیچی کیس دیکھا، وہاں کوئی اہم کاغذ نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، ان کے تمام ضروری کاغذات دفتر میں ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے میں گھر کی نوکرانی اور نوکر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنے دفتر میں انہیں ڈرایا دھمکایا اور یہ بھی کہا کہ تمہاری بیگم یہ کوٹھی چھوڑ کر جا رہی ہے، تمہاری نوکری تو چھوٹ ہی جائے گی، پھر ڈر کیسا؟ مگر انہوں نے میاں بیوی کی تعریف کی۔ بیوی کے متعلق بتایا کہ بڑی شریف عورت ہے، خاوند کی غیر حاضری میں کوئی غیر مرد گھر میں نہیں آیا، بیوی خاوند کے ساتھ کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی۔ تفتیش کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ میں نے CID کے 4 آدمیوں کو خفیہ طریقہ کار سے تحقیقات پر لگا دیا۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ میں دوسرے کیس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کرنل آبدار کی موت کی تحقیقات تھی۔ اس کے گھر کیا بڑی خوبصورت کوٹھی تھی۔ اس کی بیوی سے ملا، وہ ابرار کی بیوی سے بہت مختلف تھی تو ابرار کی بیوی بھی خوبصورت، لیکن کرنل کی بیوی کی خوبصورتی میں کوئی اور ہی بات تھی۔ اس کی ڈیل ڈول، چلنے اور بولنے کا انداز بتاتا تھا کہ لڑکی شریف نہیں۔ عمر ابرار کی بیوی جتنی ہی تھی، جبکہ کرنل کی عمر موت کے وقت 55 سال بتائی گئی۔ میاں بیوی میں پورے 30 سال کا فرق تھا۔ اگر یہاں کوئی جرم ہوا تھا تو وہ عمر کے اسی واضح فرق کی پیداوار تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہی مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اس کوٹھی میں کوئی ڈرامہ کھیلا گیا ہے۔ میں لڑکی کو بتانے لگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، ہاں میں جانتی ہوں، آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ کرنل صاحب سیڑھیوں سے نہیں گرے۔ ان کے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کو قتل کیا گیا ہے۔ انتقام لینے کا یہ موقع ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہاں سے گرے تھے۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم سے باہر لے گئی۔ ساتھ ہی ڈیوڑی کی طرح ایک فراخ کمرہ تھا۔ اس میں نہایت خوبصورت سیڑھیاں اترتی تھیں۔ تعداد 11 تھی۔ سیڑھیاں تقریباً 8 انچ اونچی تھیں اور اس پر ماربل چپس تھے۔ دونوں طرف ہر سیڑھی سے ایک چمکیلی گول پائپ اور اوپر کو نکلی ہوئی تھی اور ان پائپوں پر گول لکڑی نیچے سے اوپر تک چلی گئی تھی۔ یہ دراصل سیڑھیوں کا ایک ووکیش سیٹ تھا، جسے آپ زینہ کہہ سکتے ہیں۔ اوپر سونے کا کمرہ اور 3 مزید کمرے تھے۔ اس بلندی اور ان سیڑھیوں سے گر کر مرنا ناقابل یقین نہیں لگتا تھا۔ کرنل صاحب اوپر والی سیڑھی سے پھسلے اور نیچے آ رہے۔ کرنل کی بیوی نے اپنے آپ سنانا شروع کر دیا۔ وہ ناشتے کے لیے آ رہے تھے، میں نیچے تھی۔ وہ فرش پر لڑھکتے ہوئے آئے، اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہیں سکے۔ میں نے نوکروں کو بلایا، کرنل صاحب کو اٹھا کر پلنگ پر ڈلوایا اور ڈاکٹر ملہوترا کو بلایا۔ ان کے آنے تک صاحب مر چکے تھے۔ آپ نوکروں سے پوچھیں، ڈاکٹر ملہوترا سے پوچھیں۔ محترمہ، میں نے اسے چپ کرانے کے لیے کہا، میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کس سے پوچھنا ہے۔ اب ذرا مجھے بولنے کا موقع دیں۔ کرنل صاحب کے پاؤں میں کیا تھا؟ سلیپر تھے، اس نے کہا۔ وہ ابھی سلیپنگ سوٹ میں ہی تھے۔ مجھے وہ سلیپر دکھا دیجیے، میں نے کہا اور اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے کہا۔ میرے ساتھ تعاون کیجیے، مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ کرنل صاحب کی موت کی ذمہ دار آپ نہیں۔ وہ سلیپر لانے کو چلی تو میں بھی ساتھ چل پڑا۔ اس نے کہا کہ آپ کو ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، میں سلیپر لے آتی ہوں۔ لیکن میں ساتھ چلا گیا۔ کرنل صاحب کے جوتوں میں سے سلیپر اٹھائے، ان کے تلوے دیکھے، ان پر مجھے کوئی چکناہٹ نظر نہ آئی۔ میں نے سلیپر قبضے میں لے لیے۔ کرنل کی ازدواجی زندگی کی تفصیلات یہ تھیں
कि सप्लाई कोर में जमादार थे। जंग शुरू होते ही इन्हें कमीशन देकर लेफ्टिनेंट बना दिया गया। 6 महीने बाद कप्तान हो गए। 2 साल बाद मेजर हुए। मेजर होते ही पहली बीवी को तलाक दे दी क्योंकि वो पुराने मॉडल की बीवी थी। कर्नल साहब चूंकि सप्लाई कोर में थे, इसलिए ये यकीन से कहा जा सकता है कि उन्होंने सरकार का माल बेचा और अपना घर भरा था। ये इनकी कोठी और फर्नीचर वगैरह से जाहिर भी होता था। महाराजाओं और नवाबों की सी शान थी। जंग के आखिरी साल में वो कर्नल बन गए और इस लड़के के साथ शादी कर ली। ये शादी लड़की के माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मैंने लड़की से पूछा कि अपने से 30 साल बड़े आदमी के साथ, जिसकी पहले ही एक बीवी और 5 बच्चे थे, शादी करके वो क्या महसूस करती थी। उसने सर झुका लिया। इसकी शोखी और जबान की तेजी खत्म हो गई। मैंने इसे जज्बाती सहारा देने के लिए कहा, हमारी सोसाइटी का यह हादसा कितना अफसोसनाक है कि एक नौजवान लड़की को एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया गया और लड़की नौजवानी में बेवा हो गई। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि आपके साथ जालिमाना जबर किया गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू पोंछे और आह लेकर कहा, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें मैंने कत्ल किया या करवाया है। वो सीढ़ियों से गिरे और मर गए। मैंने सवाल शुरू कर दिए। मेरे सवालों के जाल से वो साफ बचकर निकल गई। इसके खानसामा और नौकरों से मैंने जो मालूमात हासिल की वो ये थी कि जब बेगम ने शोर मचाया तो वो अंदर गए। कर्नल साहब सीढ़ियों के नीचे फर्श पर पड़े थे। वहाँ बाहर का कोई आदमी नहीं था। घर में कई लोग आया करते थे। बेगम से अलग थलग मिलने कभी कोई नहीं आया था। बेगम अक्सर अकेली बाहर जाया करती थी। बाज़ औक़ात कर्नल साहब घर पर होते थे और बेगम बाहर गई हुई होती थीं। इनका कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। एक नौकर ने बताया कि आखिरी रात एक आदमी कर्नल साहब के साथ अलग कमरे में बैठा रहा था। दोनों बहुत देर तक विस्की पीते रहे थे। बेगम ऊपर चली गई थीं। तुम इस आदमी को पहचान सकते हो? मैंने इससे पूछा। बड़ी अच्छी तरह, नौकर ने जवाब दिया। वो पहले भी 2-3 बार आया था। नाम तो मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं कि कहाँ रहता और क्या करता है। मैंने कर्नल की नौजवान बेवा को तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और इस तरह के कुछ झूठे वादे और झूठी हमदर्दी करके उसके दिल से ये शक निकाल दिया कि मैं इसे मुजरिम समझता हूँ। मैं वहाँ से रुखसत हुआ। मेरे जहन पर ये मुअम्मा सवार था कि बेगम और नौकरों के कहने के मुताबिक कर्नल को फर्श से उठाया गया था और बेगम के सिवा वहाँ कोई और न था। तो क्या कर्नल को अगर कत्ल ही किया गया है तो बेगम ने किया है, या बेगम ने इसे किसी ऐसे आदमी से जो नौकर ही हो सकता है कत्ल करवाया है। मगर नौकरों ने अलहदगी में मुझे एक दूसरे के मुतालिक बताया था कि उस वक्त कोई नौकर अंदर नहीं था। तो क्या तमाम नौकर, जिनकी तादाद 3 थी, कत्ल में शामिल हैं? मैं डॉक्टर मल्होत्रा से मिला। इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर मल्होत्रा को ही कर्नल की बीवी ने बुलाया था। मेरे सवालों का जवाब देते हुए उसने कहा, कर्नल पेंशन पर आने के बाद मेरा मरीज रहा। शराब ने उसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा था। नौजवान लड़की के साथ शादी करके उसने अपने आप को नफसियाती मरीज बना लिया था। मुझसे अक्सर ताकत के इंजेक्शन लगवाया करता था। बूढ़े के जिस्म में मैंने ताकत के इंजेक्शन तो डाल दिए, लेकिन इसका दिल कमज़ोर हो गया था। इसमें शराब का असर भी शामिल था। वो जब सीढ़ियों से गिरकर मरा तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। गिरने की चोट मोहलिक नहीं थी। मोहलिक गिरने का एहसास और सदमा था, जिससे इसकी हरकत कल्ब बंद हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कनपुटी की जिस चोट का जिक्र है वो लाश पर मौजूद थी, लेकिन इतनी नुमायां नहीं थी। मैं इसे गिरने की चोट समझा था। डॉक्टर साहब, मैंने इसे कहा, ज़रा सीढ़ियों को तसव्वुर में लाएं, या मेरे साथ चलकर एक नज़र उस खूबसूरत सीने को देख लें। क्या वहाँ से गिरने और लुढ़कते हुए नीचे आने से कनपट्टी पर इतनी शदीद चोट आ सकती है कि वहाँ खून जमा हो जाए? मैंने जंगले की लकड़ी देखी है। वो गोल और तकरीबन 5 इंच मोटी है। अगर कर्नल का सर इस लकड़ी से टकराता तो चोट इस किस्म की नहीं हो सकती थी जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी गई है। ये चोट डंडे की लिखी गई है। मैंने इस चोट का निशान देखा था और इस पर गौर भी किया था। डॉक्टर ने कहा, अब आपकी बातों से मैं उलझन में पड़ गया हूँ। ये चोट ना तो सीने के जंगले की लकड़ी की है और न ही सीढ़ियों के किनारे की। ये तो मशकूक है।
मेरे लिए केस तो अबरार का भी अहम था, लेकिन कर्नल का केस ज़्यादा तवज्जो तलब था। उसकी बीवी मेरी निगाह में मुश्तबा थी। मैंने फैसला किया कि पहले इस केस की बुनियाद पक्की कर लूं, कहीं लड़की अपनी बुनियाद पक्की न कर ले। मैं दूसरे दिन फिर इसके घर गया। डाइनिंग रूम में इसके कुछ मिलने वाले बैठे हुए थे। मैंने इसे तसल्ली दी कि वो इनसे फारिग हो ले, घबराने की कोई बात नहीं। इसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। ये इसका कोई ख़ास कमरा मालूम होता था। एक खूबसूरत रेक में 3-4 रिसाले और किताबें पड़ी थीं। मुझे ख्याल आया कि अगर ये रिसाले और ये किताबें ये लड़की पढ़ती है तो इनसे इसकी ज़हनी सतह का पता चल जाएगा। मैंने उर्दू की किताबें देखीं। वो नॉवेल थे, बरगिरदानी की, और कहीं कहीं से 2-4 फ़िक्रे पढ़े। हर नावल उरियां और फहश था। एक अंग्रेज़ी रिसाला देखा। ये तो नीम उरियां तस्वीर से भरा पड़ा था। हर तस्वीर बेहुदा थी। फिर अंग्रेज़ी की एक किताब उठाई। ये जुर्म और जासूसी की कहानियों का मजमुआ था। ये किताब खोली तो एक सफ़े का कोना मोड़कर तह किया हुआ रखा था, जैसे पढ़ने वाले ने कहानी यहाँ तक पढ़ी हो। मैंने इस सफ़े को देखा। एक पैराग्राफ के साथ हाशिए में पेंसिल की हल्की सी लकीर खिंची हुई थी। इस लकीर का मतलब यही हो सकता था कि पढ़ने वाले को ये पैराग्राफ ज़्यादा पसंद आया है। मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं बड़ी ही पेज दर पेज भूल भुलैयों से निकल आया हूँ और खुदा के हाथ ने मुझे सीधी राह पर डाल दिया है। लड़की अभी अपने मेहमानों से फारिग नहीं हुई थी। मैंने ये सारी कहानी पढ़ ली और किताब रेक में इसी जगह रख दी जहाँ से उठाई थी। निफ्स घंटे बाद लड़की आ गई। मैंने 2-4 बेतकल्लुफ़ी की बातें करके इन किताबों के मुतालिक पूछा और उनकी तारीफ भी की। उसने बताया कि उसे जुर्म और जासूसी की कहानियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं। इसने वही अंग्रेज़ी की किताब उठाकर मेरे हाथ में दे दी और कहने लगी, ऐसी किताबें आप भी पढ़ा करें, आपको डिटेक्शन में बहुत मदद मिलेगी। इस किताब की हर कहानी ऐसी है कि ये पता चल जाता है कि कत्ल किस तरह किया गया है, मगर कातिल पकड़ा नहीं जाता क्योंकि सबूत मुहैया नहीं हो सकता है। मैंने किताब का टाइटल देखा और किताब इस तरह रेक में रख दी जैसे मुझे इससे कोई दिलचस्पी ना हो। मैंने सोचा कि इस लड़की को मालूम नहीं कि मुजरिम के लिए ज़रूरी होता है कि इसकी शख्सियत मजबूत हो। ये लड़की एक भयानक जुर्म करके इसका सबूत अपने हाथों मेरे सामने रख रही थी। इसे मालूम नहीं था कि ये किताब, जिसमें कोई कातिल पकड़ा नहीं जाता, मुझे इस लड़की को गिरफ्तार करने का जवाब मुहैया कर चुकी है। पेंसिल की एक बारीक सी लकीर ने इसकी किस्मत की लकीरों को बदल दिया था। मैंने इससे इधर उधर की बातें की और उसके नौकरों के क्वार्टरों की तरफ चला गया। मैंने इस औरत को बुलाया जो घर में झाड़ू और सफाई करती थी। मुझे किताब के अल्फाज ने औरत से कुछ पूछने की रहनुमाई की थी। मैंने इसे पहले तो थोड़ा सा डराया, फिर पूछा कि जिस रोज़ कर्नल साहब सीढ़ियों के ऊपर कमरों से गिरे थे, उस रोज़ उसने सीढ़ियों की सफाई की थी। उसने कहा कि वो तो हर रोज़ करती हूँ मैं। सारी कोठी की झाड़ पोंछ मेरे ही ज़िम्मे है। ज़रा याद करके बताओ, जब तुमने सीढ़ियाँ साफ़ की थीं तो वहाँ केले का या किसी फ्रूट का छिलका तो नहीं था? मैंने इससे पूछा, या कोई चिकनी चीज़। बेगम साहब ने मुझे कहा था कि सीढ़ियाँ अच्छी तरह धो देना। उसने कहा, सच्ची बात है जी। उधर कर्नल साहब की मैयत पड़ी थी, इधर बेगम को घर की सफाई करने की पड़ी हुई थी। ऐसे वक्त कौन झाड़ू देता है? लेकिन बादशाहों के दस्तूर निराले हैं जी। तुमने सीढ़ियाँ धोई थीं? हुक्म माना जी। उसने कहा, कोई ख़ास चीज़ जो तुमने देखी हो? क्या सीढ़ियाँ ज़्यादा गंदी थीं? गंदी तो नहीं थीं। उसने कहा, मैंने ऊपर की सीढ़ी पर पानी में भिगोया हुआ कपड़ा फेरा तो वहाँ झाग पैदा हुई थी। इससे नीचे वाली सीढ़ी पर भी ऐसी ही झाग पैदा हुई थी। मैंने दिल में नौकरों को गालियाँ दी कि उन्होंने यहाँ साबुन गिरा दिया था। तुमने कभी ये सीढ़ियाँ साबुन से धोई थीं? कभी भी नहीं, मगर इस रोज़ मेरे गीले कपड़े से वहाँ झाग उठी तो मैंने सोचा कि ये तो साबुन की झाग मालूम होती है। मैंने फिर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि घर में कर्नल साहब की मैयत पड़ी थी। मुझे इनके मरने का बहुत अफसोस था। अगर ये केस थाने वालों के सुपुर्द होता तो इन्हें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता। हमारे महकमे के इख्तियारात लामहदूद थे। हम बड़े से बड़े अफसर को भी पाबंद कर सकते थे। मैंने कर्नल की बेगम से कहा कि वो सोने वाले कमरे में चली जाए। उसने मेरे साथ बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की। मैंने इस पर कुछ ज़ाहिर न होने दिया और इसके साथ बेतकल्लुफ़ी से पेश आया, मगर मेरी ज़हनी कैफियत बदल चुकी थी जो वो भांप गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और आंखों में खुमार का बड़ा ही दिलनशीं तासुर पैदा करके बोली, आईना,
आप भी मेरे सोने के कमरे में, वहाँ कोई नहीं आएगा। यकीन कीजिए कि उसकी ये पेशकश ठुकराने के लिए मुझे अपने आप पर बड़ा ही जबर करना पड़ा। वो अपना आप मुझे रिश्वत के तौर पर पेश कर रही थी। उसकी ये पेशकश उसके जुर्म की निशानदेही करती थी। मैंने अपने ऊपर काबू पा लिया और उसे कहा कि आप सोने के कमरे में चली जाएं। अब आप किसी से नहीं मिल सकेंगी। आपके नौकर आपके पास आए तो इनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल होगा। वो सख्त घबराई और मेरे कई बार कहने पर वो ऊपर चली गई। मैंने अपने हेडक्वार्टर को कर्नल के घर से ही टेलीफोन किया और कहा कि 4 पावरटी पुलिस कांस्टेबल मेरे पास आ जाएं, जो राइफलों से मुसल्लह हों। फोन बंद करके मैं लड़की के कमरे में चला गया। उसका रंग पीला पड़ चुका था और वो कमरे में टहल रही थी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि वो डंडा कहाँ है। उसने हैरान होकर पूछा, कौन सा डंडा? जिसे आपने या आपके किसी दोस्त ने कर्नल को कत्ल किया है। वो तो चकरा कर गिरने लगी थी। मैंने इसे पलंग पर बिठा दिया और कहा, हो सकता है कि किताब में छपी हुई कहानियों के कातिल ना पकड़े गए हों, लेकिन किताबों से तरीका पढ़कर जुर्म करने वाले जल्दी पकड़े जाते हैं। देखिए मोहतरमा, मैंने रौब से कहा, अगर आप परेशानी और अजियत से बचना चाहती हैं तो मुझे साफ बता दें कि ऊपर की आखिरी और इससे नीचे की सीढ़ी पर साबुन किसने मला था, और जब कर्नल फिसल कर नीचे आया तो उसकी कनपट्टी पर डंडा किसने मारा था। इसके होंठ कांपने लगे और उसकी आंखें सदमे और हैरत से खुल गईं। वो आदि मुजरिम तो नहीं थी, नौजवान लड़की थी जिसका ताल्लुक अमीर कबीर घराने से था। वो अपने खामिद को किसी दोस्त की खातिर या खामिद की इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए, जो 1 लाख रुपया थी, कत्ल करा चुकी थी। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि कत्ल हजम कर जाना किसी नौजवान लड़की के बस की बात नहीं। मैंने इसे कहा कि मैं आपको कत्ल की सज़ा से बचा सकता हूँ। आप इन आदमियों को पकड़ पा दें जो आपके साथ इस जुर्म में शामिल थे। मैं आपको वादा माफ गवाह बना दूंगा। उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। मुँह से एक लफ्ज़ न निकला। मैंने कहा, मैं आपको सोचने का बहुत वक्त दूंगा। आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकेंगी। अभी पुलिस के सिपाही आ जाएंगे। वो आपकी सारी ज़रूरियात पूरी करेंगे। अब आप इल्ज़ाम से इनकार करने और बचने की ना सोचें, बल्कि जो मैंने कहा है उसी में आपकी निजात है, ये सोचें। मैं इसे सख्त परेशानी के आलम में छोड़कर कमरे से निकल आया। नौकरों को हिदायत दी कि वो कोठी के अंदर सिर्फ इस सूरत में जाएं जब इनके साथ एक कांस्टेबल हो। इन्हें किसी से मिलने से रोक दिया। कुछ देर बाद जो 4 मुसल्लह कांस्टेबल आ गए। इन्हें अपने हवलदार की निगरानी में ज़रूरी हिदायत देकर मैं दफ्तर चला गया। मैं अब इस चक्कर में पड़ा हुआ था जिसकी बिना पर इसे गिरफ्तार करूं और केस तैयार करूं। अब मेरी उम्मीद का इन्हिसार कर्नल की नौजवान बेगम के आसाब पर था कि वो कितनी देर तक कायम रहते और कब टूटते हैं। मुझे उम्मीद थी कि इसकी बर्दाश्त जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और वो इकबाल जुर्म करके मुझे अपने साथी और सबूत दे देगी। मैंने दफ्तर में जाकर ये कारगुजारी लिखी और अगला प्रोग्राम नोट किया। ये फैसला करके कि इस लड़की को कल शाम तक सोचने की मोहलत दूं और इतनी देर में अबरार के केस की तफ्तीश को कुछ आगे बढ़ाऊं। वहाँ सीआईडी के जो आदमी छोड़े थे उनसे कोई कारआमद सुराग ना मिला। अबरार के साथी कागजात देखना लाजमी था। इस केस का सुराग कागजों से मिल सकता था। इसकी बीवी धुली हुई स्लेट की मानिंद थी। मैंने 2 मुशीरों को साथ लिया किसी चीज़ की बरामदगी की गवाही देने के लिए। 2 ऐसे अफराद की ज़रूरत होती है जिनका पुलिस और मुलजिम के साथ कोई ताल्लुक ना हो। इन्हें मुशीर कहा जाता है, जो बरामदगी के मुशीरनामे पर दस्तखत करते हैं। मैंने 2 मोअज़्ज़िज़ आदमी साथ लिए और अबरार के दफ्तर गया। स्टाफ के 2 आदमी मौजूद थे। मैंने अबरार के कमरे की सरबा मोहर ताले की मोहर तोड़ी, ताला खोला और अंदर आ गया। इसकी मेज़ की एक तरफ से चाबियों का एक गुच्छा बरामद हुआ। इनसे इसकी मेज़ का एक मुकफ्फल दराज खोली। इसमें से एक खूबसूरत फाइल को निकाला। इसे खोला तो इसमें से एक तस्वीर निकली। ये एक लड़की की तस्वीर थी। बाल माथे पर पड़े हुए, मुस्कुराहट में बेहयाई और हुस्न में बेपनाह दिलकशी। ये तस्वीर कर्नल आबदार की नौजवान बेवा की थी। मैंने फाइल कवर में रखे हुए कागजात को देखा। इस लड़की का कोई खत बरामद न हुआ, अलबत्ता एक और तस्वीर निकली। ये अबरार और इसी लड़की की थी। दूसरी तरफ इस फोटोग्राफर की दुकान की मोहर थी जहां ये तस्वीर ली गई थी। बाकी कागजात पे से कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी न निकली।
अलमारी से भी कोई कारआमद कागज बरामद न हुआ। मैंने तस्वीरों की बरामदगी का मुशीनामा तैयार किया और दोनों मुशीरों से दस्तखत कराए। अबरार के दफ्तर के जो आदमी वहां मौजूद थे, इन्हें लड़की की तस्वीर दिखाकर पूछा कि ये लड़की कभी दफ्तर आई थी या नहीं। उन्होंने बताया कि ये लड़की 4-5 मरतबा शाम को यहाँ आई थी। अबरार साहब इसके साथ चले जाते थे। दूसरे आदमी ने बताया, अबरार साहब की वफात से 1 रोज पहले इस लड़की का फोन आया था। मैंने जवाब दिया कि अबरार साहब बीमार हैं, आज दफ्तर नहीं आ सकेंगे। दूसरे दिन भी इसका फोन आया और अगले रोज अबरार साहब फौत हो गए। 2 रोज दफ्तर बंद रहा। जिस रोज दफ्तर खुला तो इस लड़की का फोन आया। मैंने इसे बताया कि अबरार साहब फौत हो गए। वो तो मान ही नहीं रही थी। आखिर उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज निकले, हाय अल्लाह, मैं बिल्कुल ही लुट गई। फिर इस तरह आवाज़ आई जैसे उसने रिसीवर रखा नहीं बल्कि उसके हाथ से गिर पड़ा था। मैंने इन दोनों को गवाहों की फहरिस्त में शामिल कर लिया।